स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। मैं हूं प्रियंका और आज सूबा बोलेगा में बात करेंगे वेंटिलेटर फेल क्या है खेल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। कोरोना की तीसरी लहर जिसमें बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने का अंदेशा जताया जा रहा है, इसकी रोकथाम और इससे बचाव के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई। लेकिन एक बार फिर लोगों को यहां तक खासकर बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ का मामला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम केयर फंड के तहत भेजे गए वेंटिलेटरों की। वेंटिलेटर की खेप चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में भेजी गई थी, लेकिन जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ये वेंटिलेटर बच्चों पर सपोर्ट नहीं करेंगे। शासन के आदेश पर पीजीआई ने वेंटिलेटर के तकनीकी पहलुओं को परखा, लेकिन ये मानकों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों के बीच स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से पंगु साबित हो गया है और बच्चों की जान की सुरक्षा एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वेंटिलेटर की खेप चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में भेजी गई थी। क्या है पूरा मामला, पहले देखिए एक रिपोर्ट। पीजीआई प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीएचईएल कंपनी से आए वेंटिलेटर की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये 10 किलो वजन तक के बच्चों के इलाज में कारगर नहीं है। इस गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने से संस्थान में हड़कंप मचा है। विशेषज्ञों ने बच्चों पर संक्रमण के अधिक खतरे की आशंका जताई है। पीएम केयर से राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर भेजे गए हैं। इसमें बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया, एसजीपीजीआई समेत दूसरे अस्पताल भी शामिल हैं। पीजीआई में पीएम केयर से करीब 40 वेंटिलेटर भेजे गए। इन वेंटिलेटर को बच्चों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी। शासन के निर्देशों पर पीजीआई में वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बनी। विशेषज्ञों की कमेटी ने वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखी, जिसके बाद इन वेंटिलेटर को 10 किलो वजन तक के बच्चों के इलाज के लिए कारगर नहीं पाया गया। गोपनीय रिपोर्ट के तीसरे पेज पर जांच अधिकारियों ने यहां तक लिख दिया कि 10 माह के बच्चों को इन वेंटिलेटर पर रखना खतरनाक हो सकता है। पूरे मामले की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने पर पीजीआई प्रशासन में खलबली मची हुई है। निदेशक से लेकर जांच करने वाली टीम रिपोर्ट लीक होने पर मंथन करते हुए मामले में लीपापोती करने में जुटे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वेंटिलेटर सामान्य से अधिक आवाज भी करते हैं। इससे आईसीयू के गंभीर मरीजों व स्टाफ को दिक्कत हो सकती है और इलाज प्रभावित हो सकता है। दर्जे का वेंटिलेटर लेना ये मानवता के प्रति अपराध है। लोगों की जान जाएगी, बच्चों की कोरोना लहर में जान जा सकती है। आदरणीय मोदी जी, आपके पीएम केयर फंड से ये वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, अगर उनकी बात नहीं माननी है तो कम से कम अब पीजीआई की जांच रिपोर्ट मान लीजिए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए और या ये बताइए क्या वो दोषी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं क्या? जो आप उन्हें बचाना चाहते हैं, उनके भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। ये मानवता के प्रति घृणित अपराध है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो वेंटिलेटर आए हैं वो आवाज कर रहे हैं, वो केपेबल नहीं है, वो पेडियाट्रिक नहीं है, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। और जो सरकार कोरोना काल में लगातार धांधली करती आई हो, भ्रष्टाचार करती आई हो, पीपीई किट में, ऑक्सीजन में, ऑक्सीमीटर में, और जो सरकार ये कह दे कि पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, तो किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना काल में क्या हुआ था। तो जो वेंटिलेटर खराब है उनकी तत्काल सरकार जांच कराए और जो घोटाला हुआ है दोषियों को सजा दे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यूपी के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के 71% लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली हैं।
मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। वहीं 75% एंटीबॉडीज के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। आईसीएमआर की ओर से पिछले महीने 11 राज्यों में करवाए गए सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। फ्रूट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, इस तरह के अन्य खाद्य पदार्थ भी हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से एंटीबॉडीज़ नेचुरल वे में भी काफ़ी बढ़ी हुई है। इसमें एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और कोरोना ट्रांसमिशन काफ़ी हुआ है लोगों के बीच में, तो एक जो हर्ड इम्यूनिटी है लोगों के बीच में और वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन साथ ही साथ चल रहा है, ये भी एक मेन कारण है कि हमारे यहाँ एंटीबॉडी रिस्पांस ज़्यादा अच्छा है और हमारी सीरो पॉजिटिविटी फॉर एंटीबॉडी बेटर है। सर्वे के मुताबिक केरल में सबसे कम 44% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। फिलहाल देश के कुल नए केसों में से आधे केरल से ही हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो वेंटिलेटर फेल होने से मचे हड़कंप के बीच वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव ने डॉक्टर नेहा अग्रवाल से फोन पर बात कर मामले की जानकारी लेनी चाहिए। क्या कुछ बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं। अभी देखिए सुनिए, क्लास चल रही है, जरा थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ मैडम, बात कर लीजिएगा कि आपके हित ही की बात है। आपको सस्पेंड करा एक मिनट। हाँ बोलिए। आपको सस्पेंड कर दिया गया है ना, और जालौन से संबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, आप 21 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, इन लोगों ने आपको बलि का बकरा बना दिया, खुद बच गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और मेरी तो कोविड ड्यूटी कोई नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। आप बताइए, देखिए सुनिए, आप ये बताइए कि ना हमारा मुझे पीआईसी का पहले तो हम लोग वेंटिलेटर पहले से ही सही करा के रखते हैं। क्या क्या खराबी है उसको टाइम टू टाइम हम एचओडी को बताना होता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, आपका कोई फाल्ट ही नहीं, कोई फाल्ट नहीं, सब लोग जानते हैं। रात ही मैंने खबर चला दी थी। हाँ, हम लोग पूरा आपके साथ हैं मैम। और मैं तो कल 1 घंटा मैं तो मैटरनिटी में देख के आई हूँ। वहाँ पे हमारा जो नया पीआईसीयू बना है, 1 घंटा में डेमोन्स्ट्रेशन देख के आई हूँ। नहीं मैडम, 29 हैं आपके। हाँ 29 गोल्ड मेडल है। अब बताइए, कल मैं 1 घंटा तक आप 29 जो गोल्ड मेडल हैं आपके पास, लग रहा है किसी ने फंसाया है, मुझे जबरदस्ती फंसाया। नहीं लोगों ने फंसाया, इन्होंने लोगों ने फंसाया। आपके विभागाध्यक्ष संजय काला। नहीं सर नहीं, ये तो है ना, ये मुझसे सर ने राइटिंग में पूछा था कि क्या क्या वेंटिलेटर में खराबी है। तो मैंने बता दिया राइटिंग में क्या क्या खराबी है। अब उसमें कौन सा बच्चा इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया बच्चा मर गया, कोई बच्चा नहीं मरा था। अच्छा, जबरदस्ती लिख दिया बच्चा मर गया और मुझे बताया भी नहीं, और लिख दिया नहीं अग्रवाल ने कही बच्चा मर गया। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने हर वेंटिलेटर का लिखा था कि इसमें कनेक्टर है, किसी में नॉब ढीला है। नहीं तो आपने जो इनको लेटर लिखा, वो लेटर आपके पास है? हाँ मेरे पास है वो लेटर। उस लिख दिया, ये दिन खराब होते रहते हैं। ये तो सही हो गए, ये तो सही चल रहे हैं सारे, कंपनी वाले आए। नहीं तो देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी बच्चा मर गया तो था ही नहीं उसमें। पेशेंट की लिखी हुई है। नहीं तो आपने लिखा होगा बच्चा मर गया? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैं यही तो कह रही हूँ, इन्होंने अपने मन गलत कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया, वो अपने मन से लिख दिया। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा था कि बच्चा। मैंने तो हर वेंटिलेटर में क्या क्या जो छोटी छोटी खराबियां थी लिखी थी। किसी में 10 चार्जर खराब था, किसी में कुछ, वो सब हम लोग का रूटीन काम होता है, वो लिख दिया। नहीं अभी आपको शायद याद ना हो, आपने लिखा हो कभी बच्चा मर गया? नहीं लिखा, मुझे सब पता है। आप ऐसे तो मुझे सब पता है, हमने नहीं लिखा है सब कुछ भी। तो वो लेटर आप दे सकती हैं? हाँ मेरे पास रखा हुआ है वो लेटर। तो एक और वेंटिलेटर की खराबी का मामला है। दूसरी ओर जिस तरह से जीएसवीएम में ये मामला सामने आया है कि वेंटिलेटर की खराबी को लेकर बलि का बकरा यहाँ पर डॉक्टर को बनाने की कोशिश की गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे और आगे क्या कुछ कमी है, किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना। तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटर फेल क्या है खेल को लेकर। एक तरफ जहां एसजीपीजीआई में 40 वेंटिलेटर को लेकर बात सामने आई है कि ये तमाम वेंटिलेटर खास तौर से छोटे बच्चों के लिए किसी काम के नहीं है। इन वेंटिलेटर्स को 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यदि इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है और ये बड़ी मुसीबत की वजह भी बन सकता है। रिपोर्ट में जिस तरह से इस तरह का खुलासा हुआ है, ये तमाम वेंटिलेटर न केवल एसजीपीजीआई बल्कि बलरामपुर, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और कई अन्य हॉस्पिटल में भी भेजे गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस कंपनी के द्वारा इसकी खरीदी की गई है क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जाती और क्यों इस तरह के वेंटिलेटर्स जो किसी काम के नहीं है उन्हें मुहैया कराया गया है अस्पतालों में, खासतौर से तीसरी लहर से लड़ने के लिए जो बच्चों के लिए बेहद संवेदनशील मानी जा रही है।
उसके बाद बात करेंगे जीएसवीएम से जिस तरह का मामला निकलकर सामने आया है। पहले भी इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से चलाया है, जहां पर वेंटिलेटर की खराबी के चलते एक बच्चे की मौत तक हो गई है। अब इस मामले में जब ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो उस कंपनी पर कार्रवाई ना करके, जांच के आदेश ना दिए जाके, बल्कि एक डॉक्टर को यहां पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पूरी तफ्तील से जानकारी लेने के लिए, मामले को और अधिक समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ लखनऊ से संवाददाता भरत सेट्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले संतोष यादव जी आपके पास आएंगे। जिस तरह का ऑडियो टेप हमने यहाँ पर सुना, उस बात से साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि नेहा अग्रवाल नाम की जो डॉक्टर हैं जीएसवीएम में, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। खबर को आपने ही प्रमुखता से दिखाया था, के न्यूज के माध्यम से हमने उस खबर को चलाया था जिसमें बच्चे की मौत होती है वेंटिलेटर की कमी के चलते। जांच के आदेश दिए जाने चाहिए थे उस कंपनी के द्वारा जिस कंपनी से वेंटिलेटर खरीदा गया था, कहीं ना कहीं उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही खेल चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं। कानपुर मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश के, आप देश में सर्वोपरि भ्रष्टतम मेडिकल कॉलेज बन गया है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिसको अनुभव हो, यहाँ अनुभवहीन लोगों की तैनाती लगातार की जा रही है। और आपके सामने समय समय पर अनुभवहीनता का परिचय भी प्राचार्यों द्वारा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसका जिम्मेदार कौन? इन अनुभवहीन को स्थायी प्राचार्य न बनाकर अनुभवहीन को प्राचार्य कौन बना रहा? प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी, जो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं। लेकिन उस चोले के पीछे क्या राज है, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। कई भ्रष्टाचार हुए डॉक्टरों के खिलाफ, ये कोई पहला अवसर नहीं है। हृदय रोग के डायरेक्टर विनय कृष्णा की एक आंख खराब होने के बावजूद वो डायरेक्टर के पद पर बने हुए। आयुर्वेदिक संस्थान ने उनकी आंख के जांच के आदेश दिए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार के कार्यालय में जमा हुआ भ्रष्टाचारी बाबू संजीव त्रिपाठी इस पत्रावली को दावे हुए, पीके तिवारी दावे हुए। आइए मेडिकल कॉलेज में नेहा अग्रवाल, आप इनसे पूछिए, शासन में जो बेशर्म में बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि कभी तुमने तांबे का पदक जीता है? गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रपति जी द्वारा उसको कानपुर मेडिकल कॉलेज में दिए जा रहे हैं। उस डॉक्टर को बलि का बकरा जबरदस्ती बनाया जा रहा जी। उसने वेंटिलेटर किसी बच्चे की मरने की बात नहीं कही तो स्वतः उसके वीडियो से स्पष्ट है। तो फिर आपने किस आधार पर अपने अधिकारियों को लिख दिया कि नेहा अग्रवाल द्वारा ये बताया गया कि वेंटिलेटर रुक तो चला जिससे बच्चे की मौत हो गई? तो ये तो विभागाध्यक्ष से पूछना चाहिए कि किस बच्चे की मौत हुई। नेहा अग्रवाल तो साफ मुकर रही है, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया। तो उनको बलि का बकरा किसने बनाया? प्राचार्य ने यहाँ से अनुमोदन करके उसके खिलाफ भेजा होगा और उसको बलि का बकरा तत्काल बना दिया गया। विभागाध्यक्ष को क्लीन चिट दे दी गई। ये इसलिए दिया गया, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है चिकित्सा शिक्षा विभाग। और आप पहले भी देख चुके हैं, इसमें प्रमुख सचिव से लेके और चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार की उंगलियां उठाई गई हैं संजय सिंह द्वारा, आप द्वारा। लेकिन क्या हुआ? योगी जी बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और आंख बंद करने का परिणाम इनको आगे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनहित में तो कोई कार्य कर नहीं रहे, ये धन हित में कार्य हो रहा है। अपनी अपनी जेबें सब भर रहे हैं। और नहीं तो अब तक प्रमुख सचिव हटा दिया जाता है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हटा दिया जाता है। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इनको न हटाया जाना भी बड़े शर्म की बात है। लोगों को अफसोस होता है कि हम लोगों को डिबेट पे बार बार बैठना पड़ता है। और के न्यूज ने जिस तरह से इसको प्रमुखता से उठाया है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप लगातार इस प्रकरणों को उठाएं। और ये भ्रष्टम जो प्रधानाचार्य तैनात हो रहे हैं, स्थायी की नियुक्ति नहीं हो रही है। प्रधानाचार्य आरसी गुप्ता को डीजी मुख्यालय में अटैच किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पीके जैन ने संजय काला पे सीधे आरोप लगाया कि इन्होंने घोटाला किया, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो संजय काला पे क्या कार्रवाई हुई? कोई जांच नहीं बैठाई गई जी। बिल्कुल हरी झंडी दे दी गई। क्यों दे दी गई भाई? विभागाध्यक्ष यशवंत राव के खिलाफ क्यों नहीं जांच की गई? जिन्होंने पत्र को शासन में सीधे भेजा, ओपन किया, विभागाध्यक्ष ने पत्र ओपन किया, ना कि नेहा अग्रवाल ने किया। तो इसका नैतिक
जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? भाई शासन की जो छवि खराब हुई वो तो यशवंत राव द्वारा की गई ना, विभागाध्यक्ष द्वारा, ना कि नेहा अग्रवाल द्वारा। मान लेते नेहा अग्रवाल ने पत्र लिखा तो अपने विभागाध्यक्ष को लिखा, तो विभागाध्यक्ष ने प्रधानाचार्य को खुला पत्र कैसे भेज दिया? वो पत्र कहाँ से लीक हुआ? इन्हीं के डॉक्टरों ने वो पत्र सभी मीडिया को सर्कुलेट किया, सबको भेजा लिफाफे में पैक बंद कर करके। तो ये यहाँ पर चूंकि गुटबाजी भी चरम पर है, ऐसा नहीं है। जब से संजय साहब आए गुटबाजी बहुत चरम सीमा पर है। मेडिसिन वर्सेस सर्जरी हो गई। संजय काला जी आते हैं, बहुत छोटी सी बात आप खुद समझिए इसको, सब लोग उसको सुने, बहुत समझ लें कि सबसे पहले आते हैं संजय काला जी, तो अंबेडकर से आए डॉक्टर आर के मौर्य को अधीक्षक कोविड बना देते हैं, डॉक्टर ऋचा गिरी को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हाईलाइट का चार्ज देते हैं, जो प्रधानाचार्य हैं। जब उन्होंने सख्ती शुरू करी, कर्मचारियों पे सब पे अंकुश लगाना शुरू किया, तो उनको 3 दिन के अंदर हटा दिया गया और आर मौर्य को तुरंत प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का भार दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? किस लिए किया गया? इसके पीछे का राज क्या? क्या वो चाहते हैं कि कर्मचारियों पे सख्ती ना हो? इसका तो मुख्य कारण स्पष्ट हो क्या है कि भ्रष्टाचार हो, जबरदस्त हो। जितना भ्रष्टाचार होगा, जितनी धन की उगाही होगी, तो कहाँ से सच जाए? क्यों नहीं जांच बैठाई ली गई? जी बिल्कुल जी बिल्कुल संतोष जी बने रहिएगा हमारे साथ। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सुरेंद्र अवस्थी जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आप टीवी वॉल्यूम को डाउन कर दें, उसके बाद अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी समीक्षा कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री का भी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेदारी बनती है कि देखना चाहिए किस जिले में कैसी लापरवाही चल रही है, कौन डॉक्टर समय से आ रहा है, कौन डॉक्टर काम कर रहा है, या कहाँ पे किस तरीके की हीरावाली हो रही है। इसमें तो कानपुर के जो सेमो हैं, सेमो महोदय को देखना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय को देखना चाहिए कि लापरवाही कहीं से नहीं बरतनी चाहिए। मरीजों का इलाज होना चाहिए, शांतिपूर्वक उनको सुचारू रूप से उपचार होना चाहिए। जी बिल्कुल सुरेश जी, ठीक कहना है आपका, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन दुखद बात यहाँ पर यही है कि जो काम जिसको करना चाहिए वो काम यदि ईमानदारी से किया जा रहा होता तो हमें बैठकर इन कामों के बारे में बात करने की ज़रूरत ना पड़ती। संतोष जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी भरत, SGPGI से जो मामला सामने आया है 40 वेंटिलेटर की खराबी को लेकर जो खुलासा किया गया है PGI की रिपोर्ट में, उससे ये बात तो साफ तौर पर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वेंटिलेटर PM केयर फंड से लिए गए हैं उस कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटर जिनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि उनको बच्चों के लिए यूज ही नहीं किया जा सकता, बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको वहां पर सप्लाई किया जाता है। और जब इस बात का खुलासा हुआ है तब ये बोला जा रहा है कि बड़ों के लिए कारगर है लेकिन बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। क्या कुछ ये पूरा खेल है? क्यों इस तरह के वेंटिलेटर, जबकि दूसरी लहर में भारी तबाही हम सभी लोग देख चुके हैं? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरी लहर में भारी तबाही देखने को मिली है और कई देशों में तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है। अगर बात करें भारत में, तो भारत के केरल में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों के ऊपर काफी ये प्रभावशाली होगी, बच्चों को दिक्कतें ज्यादा आएंगी, उसको लेकर PM चाहे केंद्र से बात करें, केंद्र राज्य सरकारों ने लगातार प्रयास किए कि जो ये बीमारी है तीसरी जो लहर है उसको बच्चों से बचाया जा सके। तो कई जगह, राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कई जगह PM केयर फंड से वेंटिलेटर भी दिए गए, चाहे वो PGI की बात करें, चाहे वो बलरामपुर की बात करें, चाहे वो लोहिया की बात करें। लेकिन एक खबर वायरल बहुत तेजी से होने लग गई जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि जो वेंटिलेटर PGI में है वो 10 किलोग्राम के जो उससे कम के बच्चे जिनका वेट कम है, उनके लिए ये जो वेंटिलेटर है काफी खतरनाक है। और जब विशेषज्ञों की टीम ने इसका जांच की और जो जांच के बाद जो लीक हो गई, उससे PGI प्रशासन में हड़कंप मच गया। साफ तौर पर इस विषय को लेकर जब हमने PGI के डायरेक्टर से बात करना चाहा, कई बार उनको हमने फोन किया, लेकिन वो लगातार फोन को काटते रहे। उनकी बात सुनना चाहा कि ये क्या इस
खबर में कितनी सच्चाई है हम अपने दर्शकों को दिखा सके, लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर बात नहीं करी। अगर जिस तरीके से कोरोना काल में तीसरी लहर जो दस्तक दे रही है, भारत में भी दे चुकी है, कई राज्यों में भारत की दस्तक दे चुकी है, उसके बाद किस तरीके की लापरवाही और साफ तौर पर ये कहना कि 10 किलोग्राम से जो बच्चे का वजन कम है उसके लिए ये खतरनाक है, ये वाइब्रेट करता है, ये आवाज बहुत करता है और 10 माह के बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कहीं लापरवाही और बड़ी चूक भी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन को अब तक कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि जिस वेंटिलेटर, जिस कंपनी को, BHEL कंपनी जो है जिसको ये टेंडर दिया गया, क्या ये रिपोर्ट जो कितनी सत्य है इसकी अवश्य जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उनको रक्षा करनी है, उनको हर तरीके से बीमारियों से बचाना है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। यहाँ पर बचाना तो है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यही है कि जब इन तमाम कंपनियों को कहीं ना कहीं टेंडर दिया जाता है, उनके द्वारा खरीदी की जाती है, तो कंपनी के बैकग्राउंड के हिसाब से, और उसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर ये है कि टेंडर जब होता है तो सबसे पहले उसकी गुणवत्ता और मानक के आधार पर देखा जाता है कि जो भी इक्विपमेंट लिया जा रहा है क्या वो पर्याप्त मात्रा में उपयोगी है या नहीं। तो ये तमाम कमियां रह जाती हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, हर जगह पर कमी होती है, तभी ये पास होकर अस्पतालों तक पहुंच पाता है। जी भरत, कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये बड़ी कमी है, बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई है, लेकिन साफ तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। जिस तरीके से वेंटिलेटर की जो जांच हुई, जांच के बाद जो बातें सामने आई, जो विशेषज्ञों ने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है वेंटिलेटर और कई दिक्कतें और भी हो सकती है, इस तरीके के सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और जिस कंपनी ने इस वेंटिलेटर को प्रोवाइड करवाया है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर से हुई हो, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि ये खिलवाड़ है बच्चों के साथ। अभी तीसरी लहर ने जिस तरीके से दस्तक दी है, अभी तीसरी लहर को कह सकते हैं अभी थोड़ा बहुत समय हम लोगों को दिख रहा है। बच्चों को बचाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे कमीशन जो बैठे हुए हैं जो लापरवाही लगातार करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं बच्चों के साथ। और तीसरी लहर को जितने भी सुविधाएं बात की बात की जाए, वो तमाम सुविधाओं की बात की जाए, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार ऐसे भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कमीशन खोर जो बैठे हुए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष जी, GSVM की तो हम बात कर रहे थे, साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर नेहा अग्रवाल को बरी का बकरा बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं बना भी दिया गया है। इस पर कब जांच होगी, कब दोबारा से वो वापस GSVM कभी आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, 29 मेडल होने के बावजूद भी जिस तरह की बेइज्जती यहाँ पर झेलनी पड़ी है, जो काम उन्होंने नहीं किया है उसको लेकर भी सजा कहीं ना कहीं उनको ही मिली है। और इसी तरह का मामला जब हम PGI की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स को लेकर जो PGI की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये वेंटिलेटर बच्चों के लिए काम करने लायक नहीं है। SGPGI जैसे नामी गिरामी अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया, बरलानपुर जैसे सरकारी अस्पताल जिनके ऊपर भरोसा टिका रहता है तमाम मरीजों का, तीसरी लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, अभी एक बार फिर से यदि केसेस आने शुरू हुए तो लोग सबसे पहले इन्हीं अस्पतालों की तरफ दौड़ेंगे। ऐसे में जब इन बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह की बातें होती हैं और वो भी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा नहीं गया है, कहीं से रिपोर्ट लीक हुई है, उसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि वेंटिलेटर्स में खराबी है, क्या कहेंगे आप, कितनी जड़ों तक ये फैला है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है इस भ्रष्टाचार को? जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा की पूरा जड़ से लेकर पेड़ ही खराब हो तो आखिर किसको कमी दी जाए और कहां से सुधार की गुंजाइश रखी जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो शासन में बैठे आला अधिकारी, सबसे बड़े तो भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। सब कुछ वहीं से होता है, कमीशन खोरी वहीं से होती है और उनको अभी हटाया नहीं जाता है। और जिन भी डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की जाती है उसको अनुभाग 1, अनुभाग 3 में बैठे अधिकारी जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो अपने दवा लेते हैं और उसके एवज में ये बहुत बड़ी बात है। और जो वहाँ पर बाबू 3 साल से जमा है वो अपना प्रोडक्ट बिचवाता है इन डॉक्टरों से, 10 डॉक्टरों से। और कानपुर मेडिकल कॉलेज में तो ये आलम है कि कोई भी बेचने वाला नहीं है, जो मर्जी है करो। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए लगातार कुछ होता है, यहाँ अधिकांश डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उचित तरीके से। अब मैं खुलकर क्या कहूँ, जो यहाँ के खुद आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने से
तो उन पर एक गंभीर आरोप है, उसको मैं बाद में आपके समक्ष खुलासा करूंगा प्रमाण के साथ में कि उनके खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा कायम हो चुका है। लेकिन अब जब वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको शर्म शासन को नहीं आ रही है कि किसी खिलाफ हम क्या कार्रवाई करें। जिनके ऊपर घोटाला भ्रष्टाचार के आरोप हो, शासन की नजरों में वो सबसे बड़ा ईमानदार है। ये नमूना है नेहा अग्रवाल के तौर पर। ने कोविड काल में करी हो 24 घंटे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा 29 गोल्ड मेडल दिए गए हो, जिसका बोर्ड डीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा हो स्वर्ण अक्षरों में, उस जी बिल्कुल संतोष जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। भरत सेठी आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। वेंटिलेटर्स की खराबी को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, चाहे एसजीपीजीआई की बात करें या कानपुर के जीएसवीएम की बात करें, यहाँ पहले ही वेंटिलेटर की खराबी के चलते एक बच्चे की मौत का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में उदाहरण पहले ही देख चुके हैं। यदि इसी तरह इन तमाम वेंटिलेटर्स को लेकर इसकी जाँच को देखा नहीं गया, इसकी गुणवत्ता को परखा नहीं गया, तो आने वाली तीसरी लहर के साथ ही साथ जैसे ही केसेस बढ़ते हैं वैसे ही क्या हालत होगी, किस तरह से बच्चों का इलाज किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम बात करें वेंटिलेटर फेल क्या है खेल को लेकर। जिस तरह से एसजीपीजीआई में 40 वेंटिलेटर खराब होने की बात का खुलासा हुआ है और खुलासा हो जाने के बाद पूरे एसजीपीजीआई प्रशासन में प्रबंधन में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। जिस तरह से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस पर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा था। बलरामपुर के साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी पीएम केयर के माध्यम से तमाम वेंटिलेटर की खरीदी की गई थी। कंपनी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी पर सवाल उठाने के साथ ही साथ क्यों इस तरह की खरीद की गई है, यदि ये खराब है तो उसकी जांच पहले क्यों नहीं की गई, गुणवत्ता के बाद कंपनी को दोबारा क्यों नहीं बुलाया गया, तमाम इस तरह के सवाल है जिन पर बातचीत करना बाकी है। उसके अलावा कानपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। जीएसवीएम में जिस तरह से वेंटिलेटर की खराबी के चलते एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि उसकी जांच के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है, किसको यहां पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्यों पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हो रही है और क्यों दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार, भरत सेठी संवाददाता लखनऊ से बने हुए, इसके अलावा आरती लाल चंदानी पूर्व प्रिंसिपल जीएसवीएम भी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से आरती जी वेंटिलेटर को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो लखनऊ से ये खबर आती है कि एसजीपीजीआई में पीएम केयर फंड से जो तमाम वेंटिलेटर खरीदे गए हैं उनकी गुणवत्ता बच्चों के लायक ही नहीं है। वो तमाम वेंटिलेटर 10 किलोग्राम से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाए नहीं जा सकते। पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि इस तरह के नामी गिरामी संस्थान एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया, जीएसवीएम, साथ ही साथ बलरामपुर की, जिनको लेकर एक भरोसा मरीजों का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों का विश्वास उठता है स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग की जो क्रियान्वयन का तरीका है इस तरह का क्यों होता है। दूसरी बात ये, जीएसवीएम में जब इस तरह का मामला साफ तौर पर सामने आया था, कार्रवाई के नाम पर कंपनी के लिए कुछ नहीं किया गया यहाँ पर, बल्कि डॉक्टर नेहा अग्रवाल को यहाँ पर बलि का बकरा बनाया गया है और उनको उनके पद से हटा दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, क्यों चलता है ये पूरा खेल? देखिए, ऐसा है कि जो मैं ये सुन रही हूँ थोड़ी देर से, अभी मैंने ज्वाइन किया 5:30 बजे, इस तरह इल्जाम लगाना कमीशनबाजी और ये और बेईमानी और सब वो है, करप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इस गवर्नमेंट में अभी करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। कोई चीज परचेज होता है तो लोएस्ट रेट पे परचेज होता है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है कंपनी के अकाउंट में, और वो भी पूरी मार्केट सर्वे करने के बाद जो सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले इक्विपमेंट हैं और लोएस्ट रेट पे हैं और उनका इंस्टॉलेशन वगैरह के बाद विथ 5 साल या 10 साल वारंटी विथ पेड एनुअल मेंटेनेंस वगैरह करके कम से कम 5 साल का मेंटेनेंस के साथ खरीदा जाता है। तो इस तरह इल्जाम लगाना बिना जाने हुए, बिना सबूत, बहुत गलत है। मैं प्रिंसिपल रही हूँ, बिल्कुल इस टाइम यूपी गवर्नमेंट में नहीं है करप्शन, ये मेडिकल इक्विपमेंट परचेज में और ये ड्रग्स परचेज और ये सब में बिल्कुल नहीं है। जहां हुआ है वहां सजा दी गई है कल्प्रिट्स को। और वेंटिलेटर परचेज सेंटर से हुआ, वहां पर भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर इंस्टॉल कराए, सब कुछ करे, बिल्कुल ठीक है। और अगर मान लीजिए बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है तो ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, कुछ नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। इतनी हाय तौबा मचाने या इतना बदनाम करना एक इंस्टीट्यूशन को, चाहे एसजीपीजीआई, जीएसवीएम, चाहे गवर्नमेंट, चाहे ब्यूरोक्रेट, चाहे मंत्री, इतने इस टाइम ईमानदारी से काम हो रहा है, ऊपर से नीचे तक, मैं कहूंगी नीचे तक, क्लरिकल लेवल तक ईमानदार लोग हैं। जो ईमानदार नहीं था हटा दिया गया, कड़ी सजा दी गई है, उसको पनिश किया गया। जैसे हमने भी किसी के लिए कंप्लेंट किया उसको हटाया गया है। और जो मान लीजिए 40 वेंटिलेटर खराब है, बड़ी बात नहीं है। वहाँ 500 वेंटिलेटर में इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, ओवर यूज हो रहे हैं, ज्यादा मरीज हैं, खराब होने कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा, अडल्ट वेंटिलेटर अगर नहीं बच्चों में इस्तेमाल हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए स्पेसिफिक वेंटिलेटर अलग होते हैं, स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं या स्पेशल अटैचमेंट एक्सेसरीज, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, वो हैं हमारे यहाँ जीएसवीएम में, वो लगा दिए जाएंगे। और अभी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है कोरोना की वजह से, मरीजों पाइल अप भी कर गए, बहुत लंबी क्यू भी है और मरीज बढ़ भी गए हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि
लोगों को दोष दिया जाए। जी आरती जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। जी आरती जी, आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। आपके जी आरती जी सुनिए, मेरी बात सुनिए आरती जी। कंट्रोल के लिए मेजर्स ले रहे हैं, पॉपुलेशन जी आरती जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आरती जी के पास एक बार फिर से हम आएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं नेटवर्क की वजह से दिक्कतें सामने आ रही है। संतोष जी, आरती जी से हमारी यहाँ पर बातचीत हो रही थी। उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी, माना जा सकता है, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में यदि कहीं ना कहीं कोई दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर आरती जी का साफ तौर पर कहना है। संतोष जी, छोटा सा जवाब यहाँ पर आपसे चाहेंगे और उसके बाद आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहना है आपका जिस तरह से आरती जी ने यहाँ पर सफाई पेश की है? क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़ी रही यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, पूरा प्रदेश, पूरे देश ने जाना कि उनकी मंशा किसके प्रति कैसी रही। तो वो कुछ भी कह सकती है, वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे पूरा प्रदेश देख रहा है। भाई ज्यादा बोलो तो पता चला प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा मंत्री कार्रवाई करवा जी, मुकदमा कायम करवा लो जी। ये आरती जी का विशेषाधिकार रहा जी, बिल्कुल। तो मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम करा चुकी है। ठीक है संतोष जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। भरत, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरती जी, आपसे अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह की खामियां सामने आ रही हैं उसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। यदि यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उसको लेकर अब किस तरह का एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, कैसे उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य में वापस लौटे प्रवासियों और छोटे व्यवसायियों को अपनी आजीविका शुरू करने और बंद पड़ चुके व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई है। नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में अगले 3 वर्षों में 20,000 लाभार्थियों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे व्यवसाय और उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो उद्यम के अंतर्गत अत्यंत छोटे स्तर के व्यवसाय जैसे सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सैलून, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई बुनाई, बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, कैंडल निर्माण, कारपेंट्री, लोहागिरी, लॉन्ड्री, चिकन और मीट शॉप, छोटी बेकरी, कार वॉशिंग, मशरूम फार्मिंग आदि शामिल किए गए हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन और व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार लाभान्वितों को ट्रेनिंग, मेंटरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवा रही है। छोटे व्यवसायों से सृजन हो रहा रोजगार, आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जातीय जनगणना मुद्दे पर आज नीतीश से मिलेंगे तेजस्वी। केंद्र नहीं माने तो कर्नाटक की तरह राज्य के खर्चे से जनगणना